अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर फ्लो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे ये एंटरप्राइज है, ठीक है, इसको अपना सपोज कुछ खोलना है, इस इंटरप्राइज को अपना कुछ खोलना है, तो इसको अपना कुछ खोलने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, एंटरप्रेन्योर चाहिए, मतलब जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चारों चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ के लिए उनको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? ये बेसिकली कौन प्रोवाइड करेंगे? कहीं ना कहीं जो है हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करेंगे ये चारों चीज़ें। ठीक है, तो अगर कोई एंटरप्राइज हाउस होल्ड से हेल्प लेता है इन फैक्टर सर्विसेज के लिए, ठीक है, तो फिर अगर कुछ भी हुआ, अगर एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट लेगा, वर्कर है तो वेज लेगा, अगर कोई लैंड दे रहा है तो रेंट लेगा, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कोई ना कोई कौन कर रहा है? कोई ह्यूमन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है। तो ये क्या हो गया? फैक्टर सर्विस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फैक्टर सर्विस हो गया। तो फैक्टर सर्विस के लिए क्या है? अगर ये इनको सर्विस दे रहे हैं, एंटरप्राइज को ये सर्विस दे रहे हैं, तो फिर ये बदले में क्या लेंगे? पेमेंट लेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक तो ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, एंटरप्राइज को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है, फर्म है, उसको फ़ायदा हो रहा है। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? हाउस होल्ड को पैसा देना पड़ेगा, जो कि हम फिगर बी में देख सकते हैं कि हाँ, इसने अपना सर्विस दिया, सर्विस के बदले में ये पैसा ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्यों? क्योंकि जो ये 4 फैक्टर है जिनके लिए इन्होंने सर्विस दिया, उन्हीं 4 फैक्टर के लिए ये अपना पेमेंट ले रहे हैं, इसीलिए इनको क्या मिलेगा? अगर कोई काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए, कोई लेबर है तो वेज चाहिए, तो ये इसी तरीके से फिर ये पैसा फिर से हाउस होल्ड के पास आ रहा है। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आया तो अब ये क्या करेगा? ये अब जाएगा और गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा। ठीक है, अगर आपके पास भी पैसा आएगा, आप क्या करोगे? आप गुड्स एंड सर्विस खरीदोगे ना सबसे पहले जाके। तो यही बात है कि हाउस होल्ड के पास पैसा आया तो हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विस खरीदा। अब गुड्स एंड सर्विस खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे? जिन्होंने इनको बनाया है उन्हीं के पास तो प्रॉफिट जाएगा, फर्म के पास ही तो जाएगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये हाउस होल्ड अपना पैसा जो है इनको दे देंगे। तो मतलब ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि पहले तो ये सर्विस दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, फिर जो ये पैसा ले रहे हैं उसी से गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं, और फिर गुड्स एंड सर्विस का के बदले में फिर इनको पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में पैसा जो है सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है। तो इसी सारी चीज़ को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल से बताया गया है कि अगर कोई एंटरप्राइज है, ठीक है, और वो चाह रहा है कि वो बर्गर प्रोड्यूस करेगा, उसका मन है, उसका मन नहीं है बेसिकली, कोई भी एंटरप्राइज तब प्रोड्यूस करता है जब पीपल उसको डिमांड करते हैं। अब उसको लग रहा है कि हाँ, पीपल डिमांड कर रहे हैं बर्गर, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए वो क्या बनाएंगे? बर्गर बनाएंगे। तो बर्गर बनाने के लिए उसको कुछ इनपुट तो चाहिए होगा, बिना इनपुट के तो नहीं बना सकते। तो इनपुट के लिए उनको चाहिए कोई कोई तो पहले तो सोचने वाला होना चाहिए भाई, कोई एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो कि ऑन करेगा एंटरप्राइज को, ठीक है। फिर कैपिटल चाहिए। अब सोच तो लिया, अब मशीन कहाँ से लाएंगे? अब सारी चीज़ें बनाना है तो मशीन तो हमें चाहिए भाई बर्गर बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर बर्गर के लिए हमें मशीन चाहिए। देन फिर नेचुरल रिसोर्सेज, अब मशीन चाहिए तो अब इसमें पानी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, क्या लगेगा? तो फिर लैंड चाहिए, किस जगह पे करेंगे, तो लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, और अदर इंटरमीडिएट गुड्स भी चाहिए। जैसे कि अगर बर्गर बना रहे तो वीट तो चाहिए ही, सॉल्ट तो चाहिए ही, ठीक है। तो इन सब चीज़ चाहिए, और ये सब के अलावा फिर अब क्या चाहिए? लेबरर होने चाहिए। अगर लेबरर्स नहीं होंगे तो फिर बनाएगा कौन? तो लेबरर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बनाना, सर्व करना, सारी चीज़ें। तो जो ये एंटरप्रेन्योर है, ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है क्या? कोई इंसान ही है, तो कोई भी इंसान अगर होगा तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जो भी ये और सारा ऑल जो ये दीज 4 फैक्टर सर्विसेज है, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर, ठीक है, ये कोई ना कोई इंडिविजुअल्स ही प्रोवाइड कर रहा है जो हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है। अगर लेबर भी है तो कोई ह्यूमन है, ह्यूमन हाउस होल्ड सेक्टर में ही आया, ठीक है। इसी तरीके से चारों 4 फैक्टर कहीं ना कहीं कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड किया जा रहा है किसी ना किसी ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। तो फिर इसी का एग्जाम्पल पूरा मतलब बताया गया है पूरे इसमें कि कैसे कैसे सर्कुलर फ्लो होता है। हाँ, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के लोग क्या करेंगे? ये प्रोवाइड, ये जो है क्या, एंटरप्राइज को क्या करेंगे? अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
क्योंकि इनको चाहिए होगा कोई जगह चाहिए होगी, कोई लेबरर्स चाहिए होंगे सारे, तो ये इनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बदले में ये इनको पैसा देंगे, फिर ये इन्हीं पैसा का जाके क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे, ठीक है। और फिर गुड्स एंड सर्विस जैसे परचेज कर दिया तो फिर हाउस होल्ड के पास से पैसा एंटरप्राइज के पास आ गया। तो ये टोटल वही स्टोरी है कि अगर मतलब पैसा जनरेट हो रहा है तो हर चीज़ कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अगर अगर 100 रुपये से जनरेट हो रहा है सेलिंग से, ठीक है, तो फिर ये अल्टीमेटली कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट के लिए, जिसने प्रॉफिट के लिए सोचा एंटरप्रेन्योर, तो 40 रुपीज़ उनका चला गया, वेजेस के लिए 10 रुपये दे दिया गया, रेंट के लिए 20 दे दिया गया, इंटरेस्ट के लिए 30 दे दिया गया, ठीक है। ये सारा हाउस होल्ड सेक्टर में चला गया, ठीक है। तो यही सारे चीज़ें हैं। तो यही अमाउंट ऑफ मनी है ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मूविंग इन ए सर्कुलर वे, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि हाँ कैसे ये सर्कुलर वे में मूव कर रही है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। कि ये मनी जो है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सारी चीज़ें, तो फिर ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है ये मूव कर रहा है। अगर आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ खरीद रहे हो फिर भी उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, अगर आप सर्विस दे रहे हो फिर भी उसके लिए पैसे दे रहे हो, और ये सारा जो वैल्यू है गुड्स का और सर्विसेज का ये मूव करता जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है वैल्यू ऑफ जो बर्गर है, ठीक है, वैल्यू ऑफ बर्गर 100 रुपीज़ है, तो ये 100 रुपीज़ क्या हो गई, हमारे जीडीपी में आ गई, ठीक है। सिंस द अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंटिंग, तो ये जो अमाउंट ऑफ मनी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये 100 रुपये जो आ गया, ये 100 रुपये क्या दिखा रहा है कि ठीक है ये गुड्स और सर्विस जितना इसमें लगा है, जितनी मेहनत लगी है, सबका ये वैल्यू दिखा रहा है कि टोटल ये है। तो अगर हम चाहते हैं कि एग्रीगेट वैल्यू को ऑफ जीडीपी को जोड़ना, कि एक साल में कितना जीडीपी है, कितनी एग्रीगेट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, कितनी गुड्स बनी है, कितने सर्विसेज हुए हैं और सबकी क्या वैल्यू है, तो हम इसको कैसे 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 हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए 3 मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड मीन्स वैल्यू एडेड मेथड, और इनकम मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, अगर हम लोग ये मेज़र करते हैं कि जीडीपी में एग्रीगेट वैल्यू जो है कि आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। अगर हम ये जोड़ लें कि अगर एक फर्म है, फर्म कितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, कोई नॉर्मल इंसान कोई कितना खर्चा कर रहा है, अगर हम ये सारी चीज़ें को एक्सपेंडिचर को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाएगा। अब प्रोडक्ट मेथड से देखते हैं कि हम एग्रीगेट वैल्यू मीन्स टोटल वैल्यू देख रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किया गया है सारे फर्म्स के द्वारा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। कि हमने ये देखा कि भाई इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कौन कौन बना रहा है, जितने फर्म्स हो गए, एंटरप्राइज हो गया, अगर ये सब से कुछ बन रहा है, ठीक है, तो फिर हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ से बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसी को प्रोडक्ट मेथड कहेंगे, वैल्यू एडेड मेथड कहेंगे। इसको काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। और फिर देन अब एक है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में जैसे मैंने बताया कि 4 फैक्टर, ठीक है, 4 फैक्टर के बारे में बात की ना, कि जो भी 4 फैक्टर है जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप वो 4 फैक्टर के लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंटरप्रेन्योर है तो क्या सोचेगा कि मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज, किसी के पास से लैंड है तो वो क्या सोचेगा, उसको प्रॉफिट चाहिए। कोई अगर लेबर है तो वो क्या सोचेगा कि मुझे उसके वेजेस चाहिए, तभी तो वो काम करेगा सारी चीज़ों के लिए। तो ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हमने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा हुआ, उसके लिए जो हमें पैसा मिलेगा वो इनकम मेथड है, ठीक है। तो वो इनकम मेथड है। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब एक केस देख लेते हैं कि हाउस होल्ड जो है वर प्रोड्यूसिंग बर्गर, अगर ये बर्गर प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने प्राइस में, और एंड परचेजिंग द सेम बर्गर फ्रॉम द इंटरप्राइजेज एंड कंज्यूमिंग इट, दे वर स्पेंडिंग ऑल देयर इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, सो परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे वर नॉट सेविंग एट ऑल। तो क्या कह रहे हैं, अगर सपोज 100 रुपीज़ किसी के पास आ रहा है, ठीक है, और इस 100 में 100 वो क्या कर दे रहे हैं, वो खर्च कर दे रहे हैं, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो वो क्या होगा,
बर्गर बर्गर बेचने के बाद उनके पास 100 रुपीज़ आया, तो उनको क्या करना चाहिए था, 100 रुपीज़ फिर इस्तेमाल करना चाहिए था। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर इकोनॉमी में स्टैग्नेंट हो जाएगा, कभी भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दे विल क्या करेंगे, दे प्रोड्यूस सेम वन बर्गर वर्थ Rs 100 ईच ईयर एंड कंज्यूम। तो बस 100 रुपये का बर्गर बनाया और 100 रुपये का खा लिया, क्योंकि हम तो इस पे ये नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर को मतलब ये करे, प्रोड्यूस करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बर्गर को खरीदे, ठीक है, तो उसके उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, उसको तो सबसे पहले बर्गर मशीन बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर कर सके। तो अगर आपकी जीडीपी 1000 रुपीज़ की है, ठीक है, और इसमें से आप क्या कर रहे हो, 700 जो है कंजप्शन गुड्स के लिए लगा रहे हो, ठीक है, एंड 300 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, 300 रुपीज़ अगर कैपिटल गुड्स में लगा रहे हो, ठीक है, कैपिटल गुड्स दोबारा बना रहे हो, लगा रहे हो, तो फिर क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप नया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हमने क्या किया, 100 रुपीज़ कमाया, ठीक है, हमने जो बर्गर बनाया, बर्गर को सेल किया और 100 रुपीज़ बचा। तो 100 रुपीज़ में से अगर 100 रुपीज़ ही हमने यूज़ कर लिया तो कुछ भी तो नहीं बचा, क्योंकि हमने कैपिटल गुड्स के लिए सब कुछ कंज्यूम कर लिया, तो कैपिटल गुड्स के लिए तो हमने कुछ नहीं बचाया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो इस हम लोग क्या फिर हमारी कंट्री या जो भी है, फिर हम लोग स्टैग्नेंट हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसी का नेक्स्ट केस 2 लेते हैं कि अगर हमने डिसाइड, इस बार हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या सोचा कि 70 रुपये जो है हम कंज्यूम करेंगे और 30 रुपये जो है हम क्या करते हैं, 100 में से 30 रुपये हम बचाते हैं, ठीक है। अगर वो 30 रुपये जो है बचा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 30 रुपये से वो क्या करेंगे, या तो वो कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक वगैरह में इसको रख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर बैंक या कुछ भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई लोन लेगा, कोई कैपिटल गुड्स वगैरह अगर बनाएगा, इससे प्रोड्यूस करेगा, तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा कि फिर इससे कैपिटल गुड्स जैसे बनेगा, कैपिटल गुड्स बनाएगा, तो उससे क्या होगा, कैपिटल गुड्स बनाएगा तो और ग्रोथ होगा, क्योंकि अब हम और ज़्यादा बर्गर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल गुड्स की, मतलब अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप बैंक में रखोगे तो वो पैसे यूज़ होंगे कैपिटल गुड्स बनने में, और कैपिटल गुड जितना ज़्यादा बनेगा तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर, तभी तो हाउस होल्ड सेक्टर ने 70 रुपीज़ खर्च करने का सोचा था, आप ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और सेव किया जाए, 60 रुपये ये कंजप्शन गुड्स में लगाते हैं और 40 रुपये जो है 40 रुपये बचाते हैं। फिर ये क्या करेगा, तब एंटरप्राइज जो है अब क्या करेगा, अब ये सिर्फ 60 रुपये का ही कंजप्शन गुड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये तो देख रहा है कि अब ये जो है, ये पहले 100 रुपीज़ का कंजप्शन गुड खरीद रहा था, अब नहीं खरीद रहा है, तो 60 रुपीज़ का ही कंजप्शन गुड बनाएगा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, और रेस्ट जो 40 रुपये बचेगा ना, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स बनाएंगे, ठीक है। अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स बनाएंगे, तो ये फ़ायदा है, ठीक है। तो सेविंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन इकोनॉमी। तो सेविंग का क्या मतलब हुआ कि सेविंग का मतलब हुआ कि आप जितना ज़्यादा सेव करोगे उतना ज़्यादा आपका कैपिटल बनेगा, ठीक है। ये वो केस है जहाँ पे नो गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर की बात है, ठीक है, इस वाले केस में। सो इफ़ एन इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस, अगर कोई भी इकोनॉमी चाहती है कि हम मोर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा सेविंग होगा इकोनॉमी में, उतना ही ज़्यादा वो कैपिटल गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेविंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स बन सके, ठीक है। तो द पोर्शन ऑफ द फाइनल आउटपुट विच कंप्राइज ऑफ कैपिटल गुड्स एज इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने डेफिनेशन में उसी टाइम पढ़ा था कि जो भी फाइनल आउटपुट आया, ठीक है, हमने इनपुट लगा के फाइनल आउटपुट आया, और जितना हमने फाइनल आउटपुट में कैपिटल गुड्स बनाया, ठीक है, वही हमारे काम आएगा इन्वेस्टमेंट में। मान लेते हैं कि हमने कंजप्शन गुड्स बनाया कुछ भी, ठीक है, मिल्क बनाया, कुछ बनाया, खाने पीने की चीज़ें बनाई, तो ये है।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेविंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसीलिए सारे लोग जो जो देख रहे हो लेक्चर, तो सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है, कुछ सेव भी करना है, क्योंकि सेव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या दिखाता है कि कोई भी इकोनॉमी चाहता है कि वो मोर गुड्स एंड सर्विसेज जो है फ्यूचर ईयर में प्रोड्यूस कर सके, तो उस चीज़ के लिए उसको क्या करना होगा, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, उस टाइम हम क्या कर रहे थे, 95% जो है कंजप्शन गुड्स बना रहे थे और 5% ही कैपिटल गुड्स बना रहे थे, और हमारी सेविंग कितनी थी, सिर्फ 5% ही हमारी सेविंग थी। ठीक है। उस टाइम हम लोग कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे, और हम चाहते थे कि हमारी आउटपुट जो है थोड़ी ज़्यादा हो सके, इसलिए क्योंकि जो इतने मिलियंस ऑफ पीपल है जो स्टार्व कर रहे हैं, तो उनकी स्टार्विंग जो है, मतलब कि हम उनको खिला सके। ठीक है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद मिलियंस ऑफ पीपल थे जिनको खाना नहीं मिल रहा था, तो फिर क्या हुआ, हमने सेव करना शुरू किया कि अगर हम थोड़ा सा सेव करेंगे तो जिसकी वजह से कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनेगा, और कैपिटल गुड्स जैसे ज़्यादा बनेगा तो फिर हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर 1920 में हम क्या देख रहे हैं कि सेविंग्स जो है अराउंड हमारे जीडीपी के 28% तक हो गई है। ठीक है। विच मीन्स कि 72% अभी भी कंजप्शन गुड्स बन रहा है और 28% जो है कैपिटल गुड्स बन रहा है। चाइना हमेशा आगे ही रहता है, तो फिलहाल अभी भी है कि चाइना जो है 40% जो है कैपिटल गुड्स बना रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर हमको चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी गुड्स प्रोड्यूस करना है, तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। ठीक है। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। देन अब